जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई और व्यापम से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उनके बारे में। और आज का ये वीडियो है पार्ट 1 है। इस प्रकार के आगे बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊँगा। और इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जो सितंबर तक की जो घटनाएँ हुई हैं प्रमुख, उसमें 20 आज की घटनाएँ को कवर करेंगे जो राज्यों से संबंधित होंगी और भारत के स्तर पर महत्वपूर्ण होंगी। 20 घटनाएँ मैं आपको बताता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फिलो ट्यूटर ऐप। ये भारत का बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय आप पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उसमें जाकर के रजिस्टर करें। पे आउट इजिली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना ही कमाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी जाकर के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। पहली घटना जो सबसे इम्पोर्टेंट हुई है इस समय, मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव की। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव करवाए गए हैं और 2 मई को ही उनका नतीजा आया है। तो प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री आपको पता होनी चाहिए, उस विधानसभा में सीटें कितनी हैं उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो पहला अगर मैं राज्य की बात करूँ तो वो है असम राज्य है। यहाँ पर भी बीजेपी की सीट आई हुई है, मतलब बीजेपी बहुमत में आ गई है। इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। इनके बयानों को लेकर के बहुत सारे भी चर्चा में रहते हैं। ये बहुत लोगों का कहना है ऐसा है कि ये मुस्लिम विरोधी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 126 सदस्यीय असम की सीट है यहाँ पे, और उसमें से कुछ 60 सीट किसने जीत ली है? बीजेपी ने जीत लिया और यहाँ पे सरकार में है। दूसरा मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल की। सभी लोग को पता है पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुए हैं। ममता बनर्जी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन के आई हैं। हालांकि ये चुनाव हार गई थी वहाँ पर। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 292 सीटें हैं किसमें? पश्चिम बंगाल में। और 212 सीटों पर कौन जीत गया है? तृणमूल कांग्रेस। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों केरल राज्य की। केरल राज्य में भी चुनाव हुए हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन बने हुए हैं, और ये इस समय पर मुख्यमंत्री हैं केरल राज्य के। अगर मैं सीटों की बात करूँ तो कुल 140 सीटों में से 99 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं। 2 और राज्य की बात कर लेता हूँ मैं, तमिलनाडु और पुदुचेरी की। तो अगर मैं तमिलनाडु राज्य की बात करूँ तो तमिलनाडु राज्य में आप देखेंगे 234 सीटें हैं, और 234 सीटों में 159 सीटें जो है वो डीएमके ने जीता है। और डीएमके के जो अध्यक्ष हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, यही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने हैं। एक और राज्य है पुदुचेरी, जहाँ पे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन बाद में वहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है एक प्रकार से देखा जाए तो। और इस पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर देखिए कुल 130 सीटों में से 10 सीटें जो है कांग्रेस जीत पाई है। ठीक है, और यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे ये जो 5 राज्यों का चुनाव है वो अभी जो हाल ही में 2021 में हुआ था और जिसके लिए 2 मई के रिजल्ट आए थे, तो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट चर्चा में बात करता हूँ जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, छोटे छोटे सब्जेक्ट, इसको देख लीजिए। अगर मैं बात करूं तो पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। पूर्वी भारत का पहला ये कौशल विश्वविद्यालय होगा। कहाँ पे होगा? तो ये असम में होगा। असम की हम लोग बात कर रहे हैं, असम में। और अभी मैंने आपको बताया कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो पुराने मुख्यमंत्री थे पहले की, क्योंकि घटना कब की है? 16 फरवरी 2021 की है। ठीक है, तो पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। अभी जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं, और हेमंत जो बिस्व शर्मा है वो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी लागत वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अधिक जानकारी चाहिए होगा वो उस वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अगर जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट राज्य और देश में इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी बात करूँ तो पशुओं का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया है। किस राज्य ने किया, यही आपको इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पशुओं का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य ने तैयार किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने तैयार किया है, भारत में पहला है। तीसरा बात करूं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं नाम बदलने के लिए फेमस हैं, काफ़ी जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ। जो काकोरी कांड जो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, जहाँ पर ट्रेन का खजाना लूट लिया गया था, उसी का नाम इन्होंने परिवर्तित कर दिया है।
इनको प्रॉब्लम थी इस कांड शब्द से। कांड शब्द को अच्छा ये लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने 9 अगस्त 2021 को ही क्या कर दिया है, जो काकोरी कांड था उसका नाम क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। जो कांड था उसको एक्शन में बदल दिया है, तो उनको अब ये सकारात्मक लगेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोग याद रखेंगे, इतिहास से संबंधित प्रमुख घटना थी ये। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, बहुत पुरानी परियोजना है। केन बेतवा लिंक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। केन बेतवा लिंक क्या है, केन भी नदी है और बेतवा भी एक नदी है, और ये दोनों को जोड़ा जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत। 2 गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, ये दोनों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक्चुअली जो परियोजना है दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी परियोजना है, और अर्थव्यवस्था में आप लोग इसको पढ़े होंगे। जैसे हरित क्रांति पढ़ते हैं, श्वेत क्रांति पढ़ते हैं, उसी प्रकार क्या है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। नदी को जोड़ना है, जिससे क्या होगा, बाढ़ से हमको समस्या मिलेगी, बाढ़ की जो समस्या है उससे निदान मिलेगा, और पानी भी क्या करता है, सूखाग्रस्त जो एरिया है, जो नदियाँ सूख जाती हैं वहाँ तक हमको पानी भी पहुँचाएंगे। तो केन बेतवा लिंक आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है। केन और बेतवा दोनों नदियां हैं, और ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दोनों ही एमपी से निकलती हैं और यूपी में जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। इस परियोजना के उद्देश्य अगर आपको देखना है तो देखिए, क्षेत्र से सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक नदियों के बीच गुजरने वाली पानी के संकट वाले क्षेत्रों तक ले जाना है, इनका प्रमुख उद्देश्य ये है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बांध और 221 मीटर लंबी नहर के निर्माण के माध्यम से पानी को स्थानांतरित किया जाएगा। आगे जो इम्पोर्टेंट है मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 2 एक्सप्रेसवे मतलब वो जो सड़क होती है उस पर हवाई पट्टी बना दी है इन्होंने। आपातकालीन स्थिति में जब युद्ध वगैरह होता है तो हमारे जो हवाई जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, वो एक्सप्रेसवे मतलब नेशनल हाईवे में ये उतर सकते हैं। तो ऐसे 2 नेशनल हाईवे या 2 एक्सप्रेसवे आ गए हैं उत्तर प्रदेश के पास। मैं बात करूं तो पुराना है न्यूज़ है, ये 24 जनवरी 2021 की ही बात है। तो पहला जो एक्सप्रेसवे है उसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ पे देख पाएंगे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और दूसरा जो एक्सप्रेसवे है उसको कहते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये आपको नाम देकर भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य भारत का बन गया है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और एक्सप्रेसवे का नाम भी मैंने बता दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इन दोनों एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान जो हैं वो उतर सकते हैं। देखो 3300 मीटर लंबी पट्टी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, हवाई पट्टी में क्या होगा, हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। और सबसे ऊंचाई की बात करूं तो ये जो हिमालयी राज्य है वहीं पर होगा, तो ये है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में माणा गांव में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन है। ये जो हर्बल गार्डन है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 11,000 फीट ऊंचाई है, और इसका उद्घाटन कब किया था, 21 अगस्त 2021 को किया गया था। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, पार्क का जो उद्देश्य है वो विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना एवं उनका आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इतना सारी जानकारी नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो कहाँ पे बनाया गया है, उत्तराखंड पे बनाया गया। आपको ऑप्शन में सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर आपको ज़रूर मिलेंगे। देखिए उत्तराखंड से एक और न्यूज़ है, ये भी थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, फरवरी का है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। अब ये क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। एक्चुअली सबसे पहले मैं बताऊँ तो उस जो फ्लड आया था उससे बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी। इसमें लगभग 125 लोगों की जान चली गई थी, 125 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई थी, और घायल पता नहीं कितने हो गए थे। तो इसमें होता क्या है, एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर था, इसको आप लोग याद रखेंगे कहाँ की घटना है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले की घटना है ये। और जोशीमठ में 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था, और बाद में उस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। अब ये जो नंदा देवी का जो ग्लेशियर टूटा था, ये जाकर के नदी में जाकर के गिर गया था। तो उस नदी में जैसे धौली गंगा हो गई, ऋषि गंगा हो गई, और अलकनंदा नदियों पे क्या हो गई थी,
काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। और वहाँ पे जो एनटीपीसी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, ठीक है, हाइडल परियोजनाएं चल रही थी एनटीपीसी की, और उन परियोजनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और 125 लोग मारे गए थे। सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया था। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन का डेमो क्लास आपको निःशुल्क दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और जो हमारा संस्थान है वो रिसाली, भिलाई में, दुर्ग जिले में है। और यहाँ पर प्री, मेंस और फिजिकल के साथ साथ संपूर्ण एसआई भर्ती की तैयारी आप लोग को करवाई जाएगी। चलता हूँ दोस्तों मैं अगले अपने करंट अफेयर की ओर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पुरी, जो जगन्नाथपुरी है, 24/7 पीने हेतु सुरक्षित पेयजल देने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का पहला शहर है जहाँ पे 24 घंटे आपको सुरक्षित पेयजल पीने के लिए उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे देखिए जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। उसको सुजल या ड्रिंक फ्रॉम टैप, मतलब डायरेक्ट आपको नल से पानी मिलेगा, इसकी शुरुआत कर दी है। अब जब से इम्पोर्टेंट इसलिए ये हो जाता है क्योंकि उड़ीसा में स्थित जो शहर है पूरी ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगर भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला है, बन चुका है पहला शहर, तो उसका नाम है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी या पुरी शहर। ठीक है, 24 घंटे आपको सीधे जो नल से यहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध होगी, 24 घंटे जल मिलेगा। अगली मैं बात करता हूँ भारत का पहला फायर पार्क। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित करने की बात भी किसने करी है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने करी है। ये भी याद रखना, उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित होने वाला है। अब 7 जनवरी को 2021 को अपनी तरह का फायर पार्क का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, मतलब कि स्थापित हो चुका है, उद्घाटन भी हो गया है इसका। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पर स्थापित किया गया है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है। अगला मैं बात करूं भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किसने बनाया है? केरल ने। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 20 फरवरी 2021 को केरल के टेक्नोसिटी मंगलापुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है? केरल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसे और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए वीडियो को रोक करके। भारत का पहला जेंडर पार्क। जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए बनाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये भी कहाँ पे बनाया गया है? केरल में ही बनाया गया है। केरल सरकार के द्वारा भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार ने बनाया है। किस लिए बनाया है? लैंगिक समानता के लिए बनाया देना है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ बनाया गया? कोझीकोड में अपनी तरह का पहला 3 मंजिला जेंडर पार्क लॉन्च किया गया है। कहाँ बनाया गया? कोझीकोड, केरल में। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जेंडर पार्क के साथ साथ म्यूजियम में जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और एम्फी थिएटर भी लॉन्च किया गया है। इस पार्क की स्थापना में कुल 300 करोड़ खर्च, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करिए दोस्तों कि स्थापित होगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय। जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है वो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है कि पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, जितने भी श्रम आंदोलन हुए हैं विश्व में उनकी चीज़ों को दिखाया जाएगा और एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। भारत में अपनी तरह का पहला जो लेबर मूवमेंट पार्क है वो केरल के अलापुझा में लॉन्च किया जाएगा, जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। ये भी याद रखना, क्या मैंने बताया? 3 मैंने चीज़ें यहाँ बताई हैं, देख लीजिए। केरल की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने केरल का बताया, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? ये केरल के राज्यपाल ने बनवाया है, ये भी केरल में बन रहा है। उसके बाद जो भारत का जो पहला है जेंडर पार्क है वो भी कहाँ बन रहा है? केरल में बन रहा है। तीसरा मैंने बात किसकी करी है? स्थापित होगा श्रम जो आंदोलन का जो संग्रहालय है वो भी केरल में ही बन रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले हैं। अब देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% का आरक्षण दिया गया है, जो भारत में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक ने क्या किया है? 28 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सार्वजनिक रोजगार नौकरी को आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया है,
आरक्षण 1% है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने इस बारे में सोचा है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सभी को काम किया। यहाँ पे क्षैतिज रूप से 1% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? कर्नाटक। मैंने क्या बोला है? जो राज्य का नाम है कर्नाटक। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, मनाया गया शिवरात्रि का हेरात त्यौहार। ये प्रश्न एसएससी में एक बार अभी आ चुका है। हेरात त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? शिवरात्रि में मनाया जाता है। तो शिवरात्रि में आप हेरात त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 से 12 मार्च 2021 तक शिवरात्रि का 3 दिवसीय त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है हेरात त्यौहार। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये देख लीजिए, ये जो त्यौहार है जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा जम्मू कश्मीर में धार्मिक उत्सव के साथ वटक नाच पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये जो यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको, कश्मीरी पंडितों के समुदाय के द्वारा कश्मीर में धार्मिक उत्सव के साथ वटक नाच पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो त्यौहार, कला, संस्कृति सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन। तो स्मॉग टावर जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहीं स्थापित होगा। तो कहाँ स्थापित होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया है इसको। तो दिल्ली में सर्वाधिक स्मॉग है और देश का पहला स्मॉग टावर भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब कहीं गलती से आपको ये पूछ दिया गया कि इसमें क्या होता है, तो स्मॉग टावर ये जो है वो प्रति सेकेंड, यहाँ पे देखिए दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करने के लिए स्मॉग टावर प्रत्येक सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर देगा। तो इसलिए इसको दिल्ली में स्थापित किया कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे चल रहा है। अभी ठंड का समय आ गया, फॉग होने वाला है। दूसरा, पश्चिम बंगाल से प्रमुख न्यूज़ है कि विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर मैं जम्मू कश्मीर को छोड़ दूँ तो पश्चिम बंगाल ने प्रस्ताव को पारित किया, अभी यहाँ बना नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रस्ताव इसलिए पारित कर दिया गया है क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो अभी चुनाव हार गई थी, उसके बाद प्रस्ताव पारित कर दिया था। हालांकि अभी दूसरी बार फिर से उन्होंने विधानसभा में चुनाव लड़ लिया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कोलकाता में ही, कोलकाता की न्यूज़ है। तो कोलकाता में बच्चों के लिए क्या किया गया है? बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? बोट लाइब्रेरी। यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख पाएंगे। इमेज में क्या है? एक बोट है जो कि बच्चों लोग को लेकर के उस जो नदी है या फिर जो झील वगैरह होगी वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे पढ़ने की सुविधा भी उन लोग को स्थापित होगी, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? बोट लाइब्रेरी। किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने 26 जनवरी 2021 को हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से बच्चों को पहली बोट लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी है। ये जो बोट लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चे बैठेंगे और उसके अंदर किताबें व्यवस्था सभी सुविधाएं होंगी और जल परिवहन का मज़ा लेते हुए वो पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ पे शुल्क वगैरह भी कुछ रखा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 रुपये और 50 रुपये उनसे शुल्क लेंगे। अगली जो प्रमुख खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इथेनॉल संवर्धन की नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया। इथेनॉल बनाना, उसके लिए नीति बना देना, इसका काम जो किया है वो बिहार राज्य ने किया। 18 मार्च 2021 को देश का पहला राज्य बन गया है जिसकी अपनी इथेनॉल नीति है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला इथेनॉल नीति बनाने वाला राज्य कौन है? तो उसका नाम है बिहार राज्य। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा संवर्धन नीति है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले क्या है, अब तक जो है वो गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता था, लेकिन इस नीति में उन्होंने क्या कर दिया है कि मक्का, गुड़, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल गई है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आगे बात करता हूँ, पहले बर्ड फेस्टिवल, पक्षी त्यौहार कलरव का आयोजन किया गया है। ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा जा चुका है। कलरव जो है वो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर है बिहार। बिहार में ये पहला जो बर्ड फेस्टिवल है कलरव, इसका नाम क्या है? कलरव, ये मनाया जाता है। तो कहाँ है? जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में 15 से 17 जनवरी 2021 तक ये मनाया गया है। तो दोस्तों आज हमारे इस प्रकार के 20 प्रमुख प्रश्न हो चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस प्रकार की वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।